नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर्स मंत्र। लैंग्वेज पेडागॉजी अर्थात हिंदी का पेडागॉजी है और पेडागॉजी का पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले चैप्टर में जैसे कि आपको पता है कि सीटेट एक्सपर्ट सीरीज शुरू हुई है टीचर्स मंत्र द्वारा, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट के जो टोटल सब्जेक्ट हैं या एक जो सीटेट का इंटायर सिलेबस है उसको फॉलो करके ये सीटेट एक्सपर्ट सीरीज चलाई जा रही है। जिसमें आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का पहला चैप्टर भाषा अर्जन एवं अधिगम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। शुरुआत करते हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो त्रिभाषा सूत्र है, इसको कोठारी आयोग में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में इस त्रिभाषा सूत्र को दिया गया था, उसके ऊपर बात करेंगे। जो लैंग्वेज एक्विजिशन अर्थात जो अर्जन है और अधिगम है ये दोनों अलग अलग है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या महत्वपूर्ण क्या मुख्य अंतर है। फिर हम पियाजे, जीन पियाजे, लियो वाइगोस्की और नोम चॉम्स्की ने भाषा के बारे में अपना अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है या भाषा को किस तरीके से देखते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहेगा, आप पेशेंस बना के रखें। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और एक एक टॉपिक को एक एक चीज को बारीकी से और बेहतर तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं कि भाषा है क्या। तो भाषा जो है किसी व्यक्ति का या कोई व्यक्ति जिस ध्वनि के माध्यम से अपनी भावनाओं या विचारों को किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है उस ध्वनि को भाषा कहते हैं। या सरल शब्दों में, सहज शब्दों में कहें तो भाषा एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान करता है। हम किसी व्यक्ति के साथ अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं तथा कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अपने भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त कर पाता है। उसका क्या माध्यम है? उसका ये माध्यम है भाषा। क्योंकि भाषा ही है जो हम और आप यहाँ से हम डिस्कशन कर पा रहे हैं और आप वहाँ पे सुन पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो ये मीडियम है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये संप्रेषण का, अपने विचारों का, इमोशन का, फीलिंग का, इमेजिनेशन का जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसके एक्सप्रेशन का या एक तरीके से कम्युनिकेशन का, उसको संवाद करने का या उसको बताने का एक माध्यम है भाषा। अब इस भाषा के कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाषा है क्या। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। हम किसी से अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं तथा कोई व्यक्ति हमारे साथ अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर पाता है। उसका ये माध्यम है, एक रिसोर्स है जिसके तहत हम अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं। इसकी कुछ मुख्य विशेषता है, जैसे जो भाषा है वो सचेतन है। भाषा जो है वो सचेतन प्रक्रिया है। यह सचेतन प्रक्रिया है। आपको क्या बोलना है, आप मीनिंगफुल बोलना है, आप कैसे बोलते हैं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, कहां, किस एनवायरनमेंट में, किस जगह से, किस व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, ये पूरी इंटायर जो प्रोसेस है ये आपकी कॉन्शियस प्रोसेस है, यानी सचेतन प्रक्रिया है जिसमें आपकी समझ लगती है। जो आप भाषा प्रोड्यूस करते हैं, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं, आप दोस्तों के सामने अलग बोलते हैं, परिवार के सामने अलग बोलते हैं, आप स्कूल में शिक्षक से अलग तरीके से बातचीत करते हैं। तो ये एक सचेतन प्रक्रिया है जहाँ पे आपको कॉन्शियस होकर चीजों को बोलना है या प्रोड्यूस करना है या अपनी भावनाओं को या विचारों को कॉन्शियस रूप में प्रकट करना है। तो भाषा सचेतन प्रक्रिया है और इसके विविध रूप है। भाषा के विविध रूप है, भाषा के विविध रूप है। ये सबकी विशेषता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लैंग्वेज की है। ये सचेतन प्रक्रिया है। लैंग्वेज इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। पहला है लैंग्वेज इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, दूसरा है भाषा का विविध रूप है। जैसे आपका इसमें पहला है आपका मातृभाषा जिसको मदर टंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी पेडागॉजी कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर चीजों को हम लोग हिंदी में यहाँ पे डिफाइन कर पाए या डिस्कस कर पाए। लेकिन बाइलिंगुअल हम इसलिए चलते हैं ताकि जो इंग्लिश पेडागॉजी या इंग्लिश जो एक तरीके से जो समझते हैं या पढ़ते हैं या जिनका बेसिकली इंग्लिश में पकड़ है उनको भी हिंदी पेडागॉजी पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो पहला भाषा है ये मातृभाषा है, दूसरा आपका राष्ट्रभाषा है, और तीसरा राज्य भाषा है।
अब ये तीनों क्या है एक एक करके समझेंगे। ये विशेषता है भाषा की, तो इसमें विविध रूप भी है। इस विशेषता में ये विविध रूप है, और विविध रूप में ये पहला मातृभाषा है जिसको आप मदर टंग बोल सकते हैं। ये मदर टंग, ये आपका नेशनल लैंग्वेज है और ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये नेशनल लैंग्वेज है और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। मातृभाषा वैसी भाषा, मातृभाषा को नाम से समझ में आ रहा होगा कि माँ की भाषा, यानी बच्चा जन्म लेने के बाद जो पहली वाणी, पहली ध्वनि, पहला साउंड जो सुनता है अपने माँ के द्वारा, या पहली भाषा जिससे उसको इंटरेक्शन होता है या सुनने को मिलता है, या आप कह सकते हैं कि जिस परिवार में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ की जो मुख्य भाषा है, या जिस भाषा में लोग आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ विचारों को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो भाषा मातृभाषा है। अर्थात घर की भाषा, वातावरण की भाषा, उस सोसाइटी की भाषा, ये आपकी मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब है कि वैसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। तो भारत में लगभग एक आइडिया है कि 1600 के आसपास भाषा तथा बोली दोनों मिला करके, जैसे एक भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, तो राष्ट्रभाषा भारत में कम से कम 1600 प्रकार की जो भाषा और बोलियां कुल मिला के भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उतने वर्ग किलोमीटर में ये लगभग 29 राज्य और 7-8 केंद्र शासित प्रदेश मिला करके ये आपके 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली है। तो ये आपकी राष्ट्रभाषा है, जिस भाषा में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग सोसाइटी में लोग अपने विचारों को या बातों को या कम्युनिकेशन को, अपने इमेजिनेशन को, या जितनी प्रक्रिया है एक दूसरे से इंटरेक्ट होने की, उस सभी को ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग सोसाइटी में लोग अलग अलग भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या जुड़ते हैं। तो कुल मिला के 1600 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां इंटायर इंडिया में या पूरे भारत में बोली जाती है। तो ये राष्ट्रभाषा है जहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे आप यहाँ पे बिहार में चले जाए तो यहाँ पे आपका ये मगधी भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है। आप जैसे उड़ीसा में चले जाए तो उड़िया है, आप कन्नड़ है जो आप कर्नाटक में जाए, केरल में जाए, मलयालम है जो केरल की भाषा है। तो अलग अलग जगह पे और उस एक पर्टिकुलर भाषा में कई बोली हो सकती है। तो ये आपकी राष्ट्रभाषा 1600 से अधिक है जो भारत में, इंटायर भारत में बोली जाती है। एक है राजभाषा। राजभाषा का मतलब कि वैसी भाषा जो उस राष्ट्र के ऑफिशियल काम में या जितने सरकारी कार्य है, उस कार्य जिस भाषा में किया जाता है या जिस भाषा में होता है उसको राजभाषा कहते हैं। तो भारत का जो राजभाषा है हिंदी जो है, ये हिंदी जो है ये भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है, और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। यानी भारत के सरकारी कामकाज जिन भाषाओं में होंगे वो है आपका हिंदी। इसके लिए एक एक्ट बना हुआ था ओला, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में एक सेक्शन ऐड किया गया था 343 अल्फा 343(1). उसके तहत ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत हिंदी जो है यह हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अर्थात राजभाषा है, और इंग्लिश जो है हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी के तहत ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी कौन, इंग्लिश, और जो हिंदी है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। यानी हिंदी की अनुपस्थिति में या कहीं हिंदी तो कहीं पे इंग्लिश, यानी सहयोग के तौर पे इंग्लिश, एसोसिएट का मतलब सहयोगी के तौर पे इंग्लिश भाषा का, और जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है जो राजभाषा है वो हमारी हिंदी है। किसके तहत? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 343 अल्फा के तहत भारत की जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी है। तो भाषा के विविध रूप में मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। इसके बाद भाषा के और अलग अलग रूप है, जैसे आपके लिखित भाषा हो सकते हैं, मौखिक भाषा हो सकते हैं, सांकेतिक भाषा। ये भी भाषा की एक बहुत बड़ी या कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक प्रक्रिया है। जैसे आप देखते हैं कि सिग्नल पे आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ग्रीन लाइट, ये आपका होता है रेड लाइट। इससे आपको समझना है कि कब रुकना है और कब सिंबल को या कब उस क्रॉसिंग को क्रॉस करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है वो सिंबल के तहत एक तरीके से कुछ बात कह रही है या भाषा के माध्यम से, तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है।
जो काम भाषा कर सकती है सिंबल भी वही कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर नहीं, कहीं कहीं मुख्य जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। और भाषा जो है वो पूरे दुनिया में या पूरे मानव के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। महात्मा गांधी का एक कोट है मातृभाषा पे कि एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यानी माँ के दूध के समान इसकी तुलना की गई है, इसलिए क्योंकि जिस भाषा में बच्चा जन्म लेता है, जिस वातावरण में जन्म लेता है, जिस भाषा को सुनकर वह बड़ा होता है, अगर उस भाषा में उसकी शिक्षा दी जाए, उस भाषा में उससे बात किया जाए, उस भाषा से या उस भाषा में उसके विचारों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, तो कंपैरेटिवली दूसरे लैंग्वेज की तुलना में वो अपने विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को, नॉलेज को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा या बता पाएगा। ये बात आपको त्रिभाषा सूत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और बेहतर समझेंगे कि कैसे त्रिभाषा सूत्र जो कोठारी आयोग द्वारा बनाया गया है उसमें इसकी बात कही गई है। तो भाषा के बारे में ओवरऑल यहाँ तक आप में से किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक का, जैसे कि आप देख रहे हैं शीर्षक है या हेडलाइन है या आप इसका मुख्य बिंदु कर सकते हैं अर्जन एवं अधिगम। तो यह अर्जन क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन अर्थात भाषा अर्जन की। तो जब भाषा को, ये जो अर्जन है, जब भाषा को बिना किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस के, बिना प्रक्रिया के, बिना स्कूल के, बिना बुक के, इन सब किसी चीज की जरूरत आपको भाषा एक्विजिशन में अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन में, भाषा के अर्जन में नहीं है। जब भाषा को अनकॉन्शियस रूप से, अचेतन रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जब हम चीजों को सीख लेते हैं या भाषा को सीख लेते हैं, वह प्रक्रिया अर्जन की प्रक्रिया है। अर्जन की प्रक्रिया में हमेशा जो है वो मातृभाषा आती है। जो बच्चे की पहली भाषा है, जो घर की भाषा है, जो सोसाइटी की भाषा है, वो जिस वातावरण में रहता है वहाँ की जो भाषा है वो मातृभाषा है। और मातृभाषा हमेशा ही एक्विजिशन किया जाता है, अर्जित किया जाता है, क्योंकि उसके लिए ऐसा नहीं है, मातृभाषा के लिए ना कोई बुक की जरूरत है, ना कोई टीचर की जरूरत है, ना कोई एजुकेशनल प्रोसेस की जरूरत है। बच्चा खेल में, एक्टिविटी में, एक दूसरे से बात करने के दौरान वातावरण में रह के अपने आप ही उस भाषा को सीख लेता है, सहज तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। तो जब बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रक्रिया के जब हम भाषा सीख लेते हैं तो उस भाषा सीखने की प्रक्रिया को भाषा अर्जन कहते हैं। अब भाषा अधिगम है कि जब इन सब चीजों की आवश्यकता पड़े, आप स्कूल में जाएं, फॉर्मल लैंग्वेज में आप बातचीत करते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, आपको एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिया जाता है, आप एजुकेशनल इन्वायरमेंट में रहते हैं, तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, आप ग्रामर पढ़ते हैं, आप रूल्स पढ़ते हैं। जब रूल्स के थ्रू, ग्रामर के थ्रू, बुक के थ्रू, स्कूल के थ्रू, अर्थात पूरी प्रक्रिया के दौरान जब आप किसी भाषा को सीखते हैं या जिस भाषा को आप सीखते हैं वो आपका लैंग्वेज लर्निंग है। यानी वैसी प्रक्रिया जब भाषा को सचेतन रूप से तथा एक प्रक्रिया के दौरान रूल्स के नियम की सहायता से, व्याकरण की सहायता से, स्कूल की सहायता से, शिक्षक की सहायता से जब हम भाषा को सीखते हैं तो यह आपका भाषा अधिगम है। और जब बिना किसी प्रक्रिया के अब स्वभावतः या सहज रूप से या प्राकृतिक रूप से जब हम भाषा सीखते हैं तो आपका भाषा अर्जन है। भाषा अधिगम हमेशा सेकेंड लैंग्वेज है। जब भी हम अपने मदर टंग के अलावा जो दूसरी भाषा हम सीखते हैं वो हमेशा लर्निंग है, क्योंकि उसके लिए हमें बुक्स की जरूरत है, ग्रामर की जरूरत है, एक रूल्स की जरूरत है, प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत है, वहां से हम चीजों को सीखते हैं। तो जब इन सारी प्रक्रिया के तहत हम चीजों को सीखेंगे आपका लैंग्वेज लर्निंग है। आज जब एकदम नेचुरल रूप से, सहज रूप से, बिना किसी प्रक्रिया के, खेल खेल में, एनवायरनमेंट में, परिवार में जब हम भाषा सीख लेते हैं वो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, त्रिभाषा सूत्र। जो कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, उस त्रिभाषा सूत्र पे यानी थ्री लैंग्वेज फार्मूला आपका 1964, 66 या 66, 68 आप बोल सकते हैं। जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है त्रिभाषा सूत्र, तो अब त्रिभाषा सूत्र इसको कहा जाता है 1964, 66। एक व्यक्ति थे डॉक्टर DS कोठारी।
एक व्यक्ति थे डॉक्टर DS कोठारी अर्थात दौलत सिंह कोठारी एक व्यक्ति थे। उनकी अध्यक्षता में भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए या एक भाषा को बेहतर बनाने के लिए एक आयोग की कमेटी की गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर DS कोठारी ने किया था। और उसमें 3 भाषाएं निकल के आई, जैसे कि आपको नाम से त्रिभाषा सूत्र लग रहा है। ये त्रिभाषा सूत्र अर्थात 3 भाषा की बात करी गई है बच्चों के शिक्षा देने के लिए। जो पहला है वो है आपका मदर टंग, मातृभाषा। जो पहली भाषा है वो है मातृभाषा, कि हर बच्चे को, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट केंद्र शासित प्रदेश राज्य में वो निवास करता है, उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है या पहली शिक्षा है उसको हमेशा उसके मातृभाषा में मदर टंग में दिया जाए। जो उसकी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, जिस भाषा को अपने परिवार में सुनता है, वातावरण में सुनता है, सोसाइटी में सुनता है, उसी भाषा में स्कूल भी उसको शिक्षा दे एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक, ताकि बच्चा जो है अपनी चीजों को, घर की बातों को स्कूल की बातों में एक समानता पाए और एक समान वातावरण स्कूल में भी निर्माण हो और बच्चा सहजता से अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपने कमियों को, चाहे जो चीज उसके अंदर फील हो रही है, हर एक एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। इसलिए मातृभाषा में पहली शिक्षा। अब इस मातृभाषा में प्रादेशिक भाषा, आप इसका पॉइंट बोल सकते हैं कि प्रादेशिक भाषा में आप दे सकते हैं। इसके लिए प्रादेशिक भाषा भी हो सकता है। आपका क्षेत्रीय भाषा, जिस भी क्षेत्र में बच्चा रहता है उस क्षेत्रीय भाषा, अलग अलग जगह पे मातृभाषा अलग अलग, एक ही स्टेट में अलग अलग क्षेत्र में मातृभाषा भी थोड़ा सा बदल जाता है, क्षेत्रीय भाषा का रूप ले लेता है। तो मातृभाषा में एटलीस्ट आपको शिक्षा देनी है, उसमें जो प्रादेशिक भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है उसको आप अपना सकते हैं। आपका दूसरा जो है, इस बार से थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको ताकि आपको दिखे बेहतर। तो पहला जो है त्रिभाषा सूत्र में पहला है आपका मातृभाषा, दूसरा है आपका इंग्लिश, दूसरा है आपका इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय जो भाषा है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, उसमें से किसी एक को आप ले सकते हैं दूसरे भाषा के रूप में। त्रिभाषा जो सूत्र है, जो त्रिभाषा है 1964-66, ये डॉक्टर DS कोठारी, उसमें का पहला है मदर टंग मातृभाषा में। उसके बाद दूसरी भाषा के रूप में या तो आप इंग्लिश को ले लें या फिर कोई भी एक जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, जो आधुनिक भारतीय भाषा है, उसमें से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं या उसमें आप एजुकेशन करा सकते हैं। तीसरी जो लैंग्वेज है वो आपकी है कि अगर हिंदी स्पोकन स्टेट है, जो हिंदी स्पोकन स्टेट है, जहां हिंदी बोली, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आप जो है आप हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट है उसमें कोई भी मॉडर्न इंडियन जो लैंग्वेज है आप उसको ले सकते हैं। जो जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जिसका जो स्टेट है या जो राज्य है जहाँ पे उसकी मातृभाषा के रूप में हिंदी है, वहाँ पे आप कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो आधुनिक भारतीय भाषा है उसमें से ले ले। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, यानी जिस राज्य में हिंदी उसकी मातृभाषा नहीं है, वहाँ पे आप तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाएं। अब एक बार इसको थोड़ा सा ओवरऑल धीरे धीरे समझ लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र में डॉक्टर DS कोठारी की एक कमेटी थी, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो बच्चे की शिक्षा है या इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसको किस किस तरीके से, हालांकि बहुत सारे राज्य में अभी ये चीजें लागू नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे स्तर पे अभी काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल भाषा के क्षेत्र में, एजुकेशन सिस्टम में भाषा के माध्यम से बेहतर करने का प्रयास किया गया था। डॉक्टर DS कोठारी द्वारा त्रिभाषा सूत्र या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो पहला है मातृभाषा, जिसको मदर टंग में बच्चे को अपनी मातृभाषा में आप एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक आप एजुकेशन दें। दूसरी भाषा के रूप में हर एक को ये 3 भाषा अपनानी है। मातृभाषा के अलावा आप इंग्लिश भाषा को चुन लें सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, या तो आप इंग्लिश में पढ़ाएं और नहीं तो कोई भी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, जो आधुनिक भारतीय भाषा है, उसमें से एक भाषा।
तीसरा जो है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, वहाँ पे कोई एक भाषा जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में है, जो आधुनिक भारतीय भाषा है, उस भाषा में से कोई भी एक लैंग्वेज आप उठा ले, कहाँ, जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ की मातृभाषा, जिस स्टेट की मातृभाषा हिंदी है। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, कोई और भाषा उसकी मातृभाषा है, वहां पर तीसरी भाषा के रूप में आपकी हिंदी हो जाएगी, जिसमें आप हिंदी में आती है। तो ये 3 भाषा है जिसमें आप मुख्य रूप से बच्चे की एजुकेशन को, या एटलीस्ट प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग लेवल में, अलग अलग भाषाओं के माध्यम से उसको एजुकेशन दे रहा है। ये त्रिभाषा सूत्र बात करता है डॉक्टर DS कोठारी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि नॉम चॉम्स्की जो है, नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे और वाइगॉस्की, ये तीनों भाषा के बारे में क्या बात करते हैं, एक ही जगह हम लिख लेते हैं। ये है जीन पियाजे, ये वाइगॉस्की है, और ये नॉम चॉम्स्की। एक व्यक्ति है नॉम चॉम्स्की, एक नेटिविस्ट है या लैंग्विस्ट है, भाषाविद आप इसको कह सकते हैं। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है। यह वाइगॉस्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट, और नॉम चॉम्स्की में भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाषा के बारे में। जीन पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा का विकास होता है, और बच्चे के लिए जो भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत मैटर नहीं करता है। और इन्होंने एक स्पीच की बात की है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी बच्चा जो स्वयं से बोल बोल के अपने काम के बारे में जो बात करता है, उसको इन्होंने नो यूज का बताया है कि वो किसी काम का नहीं है। और ये बताते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, जैसे ये बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं, जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे कॉग्निटिव मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ेगी, आपकी भाषा पे वैसे ही पकड़ होती जाएगी। इन्होंने भाषा को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं माना है, बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा का विकास होता है, ऐसा मानना है जीन पियाजे का। इन्होंने ओवरऑल भाषा को संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्व नहीं दिया है। लेकिन जो वाइगॉस्की है, ये इनका मानना है कि सोसाइटी में जो इंटरेक्शन है, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, जो बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरे के साथ खेलते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, उसके तहत बच्चे के भाषा का निर्माण होता है या भाषा का विकास होता है। और ये भाषा बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही लाभकारी है, या एक तरीके से ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भाषा प्रभावित करता है। और भाषा कहाँ से आती है वाइगॉस्की के अनुसार, तो सामाजिक अंतःक्रिया से। जब बच्चा एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करता है, बातचीत करता है, खेलता है, कुछ निर्माण करता है, यानी जितनी भी एक्टिविटी करता है, जितना वो सोशल इंटरेक्शन करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया के स्तर जितना बड़ा होगा, भाषा का क्षेत्र भी उसका उतना बड़ा होगा, और उस भाषा से उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेहतर होती है, ऐसा मानना है वाइगॉस्की का। और ये बताते हैं कि 3 साल तक, ये जीन पियाजे का मानना है कि भाषा जो है वो आपके विचार को, इनका मानना है कि ये पहले विचार आता है और विचार से फिर भाषा का निर्माण होता है। और वाइगॉस्की का मानना है कि विचार और भाषा जो है, यानी लैंग्वेज और थॉट जो है, लैंग्वेज एंड थॉट, ये प्रथम 3 साल तक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पहले ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, 3 साल के बाद ये एक दूसरे पे मर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे से साथ मिलकर काम करते हैं, या एक प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है नॉम चॉम्स्की, एक व्यक्ति है, ये लैंड की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, अर्थात भाषा अधिग्रहण यंत्र। इनका मानना है कि ह्यूमन ब्रेन में, मानव के दिमाग में एक लैंड नामक एक यंत्र पाया जाता है, जो मातृभाषा को या पहली भाषा को या भाषा को ओवरऑल एक्वायर करने में बिना किसी बुक की मदद से, बिना किसी रूल्स की मदद से, बिना किसी प्रक्रिया से स्वतः ही वो बच्चा भाषा का निर्माण कर सकता है या भाषा सीख सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है। और ये भाषा अधिग्रहण जो यंत्र है वो 5 वर्ष तक की आयु तक बहुत ही एक्टिव रहती है, यानी इस उम्र का बच्चा भाषा को बहुत ही जल्दी रैपिडली एक्वायर करता है।
लेकिन 5 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे लैंड जो है वो थोड़ा थोड़ा वीक होने लगता है और ये एक्वायर की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये जो है स्वाभाविक तरीके से भाषा को अर्जन करने की बात करते हैं नॉम चॉम्स्की, क्योंकि ये कहते हैं, बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में एक लैंड पाया जाता है अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसके माध्यम से बच्चा जो है अपने वातावरण की जहाँ रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, खुद ब खुद उस भाषा को अर्जित कर लेता है। और ये लैंड जो है वो 5 वर्ष तक ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। यही वो एक ओवरऑल स्टोरी है आपकी भाषा अर्जन एवं अधिगम की। एक छोटी सी बात कर लेते हैं, अर्जन एवं अंजन में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। तो अर्जन जो है, जब हम बिना किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस के, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, बिना किसी रूल्स के माध्यम से, जब हम स्वतः सहज तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जब हम लैंग्वेज को सीख जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। आज जब हम एक पूरी प्रक्रिया से, चेतन रूप से, स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि नियम के थ्रू, ग्रामर के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू जब हम भाषा को सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। ये एक छोटी सी स्टोरी है भाषा अर्जन एवं अधिगम की, जो हिंदी पेडागोजी की पहली क्लास है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर किसी तरीके की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और निरंतर जो पढ़ाई हो रही है उसको रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें और अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।